बेटी का त्याग और भिखारी का रहस्य। एक प्रेरणादायक कहानी। दरवाजे पर खड़ा भिखारी कुछ खाने के लिए मांग रहा था। तभी सपना की चाची आई और उससे कहने लगी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने सपना का हाथ पकड़ा और उस भिखारी की तरफ धकेल दिया। सपना अनाथ थी, वह अपनी चाची के साथ रहती थी। चाची उस पर बहुत अत्याचार करती थी। सपना रो रही थी, चाची की विनती कर रही थी कि चाची मुझे इसके साथ ना भेजो। मगर चाची पर उसके आंसुओं का कोई असर ना हुआ और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। भिखारी सपना को लेकर एक जगह गया। वहां पहुंचकर सपना की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि एक गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र 19 साल थी। सपना अनाथ थी क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके जाने के बाद उसके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं बचा था। मजबूरी में वह अपने चाचा अमन के घर आ गई। वहां उसे सिर छिपाने के लिए छत तो मिल गई, लेकिन अपनों जैसा प्यार नहीं मिला। अमन की उम्र लगभग 43-44 साल थी। वो गांव के चौक में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। घर में उसकी पत्नी सुदेश और उनकी एक बेटी तब्बू थी। तब्बू की उम्र भी सपना के बराबर ही थी। एक ही घर में रहने के बाद भी सपना का जीवन बिल्कुल अलग था। तब्बू घर की लाडली थी और सपना उसी घर में एक नौकरानी की तरह रहती थी। सुबह होते ही सुदेश की तेज आवाज पूरे घर में गूंजने लगती थी। सपना अभी तक सो रही हो? महारानी की तरह पड़ी रहोगी क्या? उठो और काम करो। सपना घबरा कर तुरंत उठ जाती। आंखों में नींद और मन में डर लिए वह चुपचाप काम में लग जाती। वह आंगन में झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती, पानी भरती और पूरे दिन बिना रुके काम करती रहती। दूसरी तरफ तब्बू आराम से बिस्तर पर बैठी मोबाइल चलाती रहती। वह कभी हंसती, कभी वीडियो देखती और बीच बीच में हुक्म चलाती। सपना पीने सपना पीने का पानी लाओ, मेरे कपड़े प्रेस करो, मेरे जूते भी साफ कर देना। सपना हर बार धीरे से जी कहकर सब काम करती जाती। वह ना कोई शिकायत करती और ना कोई जवाब देती। सुदेश दूर से उसे घूरती रहती और कठोर स्वर में कहती, काम ठीक से करना वरना आज खाना नहीं मिलेगा। यह सुनकर सपना के हाथ और तेज चलने लगते। भूख की वजह से वह पहले ही कमजोर थी और सजा के डर से उसका दिल कांपता रहता था। वह सारा दिन इसी तरह मेहनत करती। उसे ना आराम मिलता और ना प्यार। बस आदेश और डांट ही उसकी जिंदगी बन गई थी। शाम हो रही थी। सपना आंगन में झुकी हुई काम कर रही थी। उसके हाथ थकान से भारी हो रहे थे, फिर भी वह रुकी नहीं। तभी दरवाजा खुला और अमन घर आया। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। सपना ने उसे देखा तो तुरंत सिर झुका लिया और एक तरफ खड़ी हो गई। अमन ने एक पल के लिए सपना को देखा। उसके मन में दया आई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सक पाया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी सुदेश बहुत तेज और चालाक है। वो उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता था। तभी सुदेश तेज कदमों से वहां आई और गुस्से में बोली, आ गए आप? अपनी लाडली को देख लीजिए, सारा दिन आलस करती रहती है, काम कुछ नहीं होता इससे। सपना सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। अमन ने धीमी आवाज में कहा, काम तो करती है, लेकिन सुदेश तुरंत भड़क गई। आपको तो बस इसकी तरफदारी करनी है। क्या हम इसे मुफ्त में पाल रहे हैं? अमन तुरंत चुप हो गया। वह अपनी पत्नी के सामने मजबूर था। वह ना बहस कर सकता था और ना आवाज उठा सकता था। उसने सपना को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर चला गया। सपना वहीं अकेली और बेसहारा खड़ी रही। रात हो गई थी और घर में सब सो चुके थे। सपना आंगन के कोने में पड़ी अपनी टूटी हुई खाट पर जाकर लेट गई। उसका पेट खाली था और मन दुखी। उसने आंखें बंद की, लेकिन उसे नींद नहीं आई और उसके आंसू बहते रहे। सुबह हुई तो अमन काम पर चला गया।
सपना चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सुदेश का स्वर बदल गया। अब यहाँ खड़ी क्या हो, जाओ अपना काम करो। सपना डर कर काम में लग गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। सुदेश दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोला। बाहर एक युवा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी नजरें सीधी थी। उसने धीरे से कहा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। सुदेश ने उसे गुस्से से देखा और कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उनकी नजर सपना पर पड़ी, जो चुपचाप खड़ी थी। उसी समय तब्बू भी वहां आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रही है। सुदेश के चेहरे पर बेरहमी आ गई। वो भिखारी की तरफ मुड़ी और बोली, अगर कुछ लेना ही है तो इसे ले जाओ। सपना सुनकर दंग रह गई। वह कांपती आवाज में बोली, चाची, आप यह क्या कह रही है। वह रोते हुए आगे बढ़ी, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। सपना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सुदेश ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने सपना का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे भिखारी के हवाले कर दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और सपना रोती हुई एक अजनबी के साथ अकेली रह गई। सपना घर के बाहर खड़ी रो रही थी। भिखारी ने उसे देखा और कोमल स्वर में बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरने की कोई बात जरूरत नहीं है। सपना ने भीगी आंखों से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। गांव पीछे छूट गया और रास्ता बदलता गया। कुछ देर बाद वह एक बहुत ही सुंदर और बड़े बंगले के सामने रुके। सपना हैरान रह गई। उसने उस लड़के को देखा, लेकिन वह चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सपना भी उसके पीछे अंदर आ गई। अंदर सब कुछ बहुत साफ और आलीशान था। वह अभी हैरान खड़ी ही थी कि एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उन्होंने पहले सपना को देखा और फिर अपने बेटे से पूछा, यह कौन है बेटा। सपना चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था कि एक भिखारी और इतना बड़ा घर। वह डर और हैरानी के बीच खड़ी रही। बूढ़ी माँ ने फिर पूछा, यह कौन है बेटा। भिखारी एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने सपना की तरफ देखा और कहा, माँ, यह अनाथ है, इसका कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। इतना कहकर वह चुपचाप बंगले से बाहर चला गया। शांति देवी कुछ पल वहीं खड़ी रही। फिर उनके चेहरे पर प्यार आ गया। उन्होंने सपना से कहा, आओ बेटी, अंदर आ जाओ। सपना उनके साथ अंदर चली गई। वह उसे एक कमरे में ले गई और थोड़ी देर बाद खाना ला कर दिया। पहले खाना खा लो बेटा। सपना ने धीरे धीरे खाना खाया। उसे बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। खाने के बाद शांति देवी उसके पास बैठी और प्यार से बोली, बेटी, यह तुम्हारा ही घर है, अब तुम यहीं रहोगी। सपना ने हैरानी से आसपास देखा। उसके मन में वही सवाल था, एक भिखारी और इतना बड़ा घर। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह चुप बैठी रही। शाम हो गई थी। अमन घर पहुंचा और सपना को ढूंढने लगा। वो नजर नहीं आई तो उसने पूछा, सपना कहाँ है। सुदेश ने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने उसे भेज दिया है। अमन चौंक गया, कहाँ भेज दिया। सुदेश रूखे स्वर में बोली, एक भिखारी आया था, उसी के साथ भेज दिया। अमन का चेहरा उतर गया, तुमने यह क्या किया। वह एक बच्ची थी। सुदेश ने कठोरता से कहा, मुझे पता है क्या करना है। फिर तब्बू की तरफ देखकर बोली, मेरे लिए मेरी अपनी बेटी ही काफी है। अमन चुपचाप खड़ा रहा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ रात हो गई थी। बंगले में बहुत शांति थी। शांति देवी ने सपना से कहा, बेटी, अब तुम आराम करो। वह सपना को एक साफ और सुंदर कमरे में ले गई। उन्होंने प्यार से कहा, यहाँ आराम करो। सपना चुपचाप बेड पर बैठ गई। शांति देवी दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। कमरे में सन्नाटा था। सपना सोच रही थी, इतना बड़ा घर और वह भिखारी, यह सब क्या है। वह कुछ समझ ही नहीं पाई और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। जब सुबह हुई तो शांति देवी कमरे में आई। बेटी, उठो।
सुबह हो गई है। सपना उठकर बाहर आई और लाउंज में बैठ गई। थोड़ी देर बाद शांति देवी नाश्ता ले आई। यह लो बेटी, नाश्ता कर लो। सपना चुपचाप नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद उसने हिम्मत करके पूछा, माँ जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो भिखारी कौन है और यह घर किसका है? शांति देवी चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी मैं भी सब कुछ नहीं जानती। वह थोड़ा रुकी और कहा, वह बस अपना काम करता है, ज्यादा बातें नहीं बताता। उन्होंने सपना को देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, सही समय आने पर सब समझ आ जाएगा। सपना चुप हो गई, लेकिन उसके मन में अभी भी कोई कई सवाल थे। सपना धीरे धीरे उसके घर के कामों में मदद करने लगी। वह शांति देवी का हाथ बटाती और कहती, माँ जी आप आराम करिए, मैं काम कर लेती हूँ। शांति देवी उसे प्यार से देखती रहती, लेकिन सपना के मन में अभी भी उलझन थी। वह जब भी उस बड़े बंगले को देखती, उसे वही भिखारी याद आता। वह कई बार पूछना चाहती थी, लेकिन चुप रह जाती। धीरे धीरे वह उस घर का हिस्सा बन गई। दूसरी तरफ अमन के घर में बातें शुरू हो गई। सुदेश ने एक दिन कहा, तब्बू अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अमन ने चुपचाप सुना और कहा, अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो ठीक है। तब्बू खुश दिख रही थी। कुछ दिनों बाद एक रिश्ता आया और सुदेश ने तुरंत हाँ कर दी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। तब्बू की शादी हो गई। घर में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ और तब्बू विदा हो गई। वह अपने ससुराल पहुंची। उसके पति का नाम अजीत था। वह देखने में तो ठीक लगता था, लेकिन असल में वह एक कामचोर और आवारा लड़का था। यह बात अभी किसी को नहीं पता थी। शादी के कुछ दिन सब ठीक रहा। तब्बू अपने नए घर में रहने लगी। घर में अजीत, उसकी माँ और पिता थे, लेकिन धीरे धीरे वह व्यवहार बदलने लगा। अजीत की माँ अब तब्बू में कमियां ढूंढने लगी और कहती, तुम्हें घर का काम ठीक से नहीं आता। कभी खाने की बुराई करती और कभी कहती, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं क्या? उनकी बातें तब्बू के दिल को चुभती थी। उधर अजीत भी बदल गया था। वह देर से घर आता और तब्बू से बात भी नहीं करता था। तब्बू को अपने ही घर में अकेलापन महसूस होता था। वह सब कुछ चुपचाप सहती रही और सोचती रही कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ महीने बीत गए। सपना अब घर का पूरा काम संभालने लगी थी, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी वही थे। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सपना ने दरवाजा खोला तो सामने वही भिखारी खड़ा था। वह चुपचाप अंदर आ गया। शांति देवी उसे देखकर खुश हो गई। आ गए बेटा, रात बीत गई। उसने कुछ नहीं बताया और ना किसी ने पूछा। सपना उलझन में रही। सुबह हुई तो वह भिखारी उठा। शांति देवी ने नाश्ता दिया। उसने नाश्ता किया और फिर अपनी माँ से कहा, अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। और वह बिना कुछ कहे चला गया। सपना उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में सवाल और बढ़ गए कि भिखारी आखिर कौन है। सपना अंदर आई और शांति देवी से पूछा, माँ जी यह कौन है? शांति देवी ने उसे देखा और प्यार से बोली, बेटी हर बात का एक सही समय होता है। वह रुकी और कहा, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, अभी तुम परेशान मत हो। सपना चुप हो गई, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भिखारी कौन है। उधर तब्बू के लिए हालात बहुत खराब हो गए थे। तब्बू की सास बहुत कठोर हो गई थी और अजीत भी हर बात पर नाराज रहता था। तब्बू सब सहती रही। एक दिन खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, यह छोटी सी बात थी, लेकिन अजीत की माँ ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। तब्बू घबरा गई और अपनी सफाई देने लगी, लेकिन बहस बढ़ गई। तब ये अजीत घर आया। उसने आते ही तब्बू पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तब्बू अपनी बात कहना चाहती थी, लेकिन उसने एक ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर तब्बू को घर से निकाल दिया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। तब्बू सन रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था।
अजीत ने उसे घर से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। तब्बू वहीं खड़ी रोती रही। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो धीरे धीरे अपने मायके की तरफ चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो सुदेश उसे देखकर घबरा गई। क्या हुआ? तब्बू रोते हुए बोली, माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। सुदेश यह सुनकर दंग रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे घर में शोक छा गया। शाम को जब अमन घर आया और तब्बू को इस हाल में देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। तब्बू ने रोते हुए सब बता दिया। अमन चुप हो गया। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। सुदेश पछतावे में डूबी थी। अगली सुबह अमन बहुत परेशान था। वह इस दुख को सहन नहीं कर पाया। अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और वह गिर पड़ा। तब्बू और सुदेश उसकी तरफ भागी लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। घर में कोहराम मच गया। गांव वाले अमन के घर जमा हो गए। घर में हर तरफ दुख का माहौल था। अमन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब घर एकदम खाली और खामोश हो गया। कुछ दिन बीत गए। अमन के जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। मजबूरी में दुकान भी बेचनी पड़ी। कुछ दिन तो गुजारा चला, लेकिन धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए। अब उनके पास ना कोई सहारा था और ना कोई आमदनी। घर की हालत खराब होने लगी। सुदेश और तब्बू बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन सुदेश ने रोते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने सपना के साथ बहुत बुरा किया। तब्बू ने सिर झुका लिया। दोनों को बहुत पछतावा हो रहा था। गांव वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। सबको पता था कि उन्होंने सपना के साथ क्या किया था। शायद यह उनके बुरे कर्मों का फल था। अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। दूसरी तरफ कुछ समय बाद एक दिन दरवाजा खुला और वही लड़का घर आया। लेकिन इस बार वह भिखारी नहीं लग रहा था। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। सपना उसे देखकर हैरान रह गई। शांति देवी आगे बढ़ी। आ गए बेटा? वह मुस्कुराया। हाँ माँ, आ गया। सपना ने पूछा, आप तो भिखारी थे, यह सब क्या है? वो कुछ पल चुप रहा और फिर बैठ गया। आओ बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। सपना उसके सामने बैठ गई। उसने कहा, आज तक मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज तुम्हें बता रहा हूँ, मगर यह बात किसी को मत बताना। सपना ने हाँ कहा। फिर उसने बताया, मेरा नाम अर्जुन है, मैं गुप्तचर विभाग रो का एक अधिकारी हूँ। सपना दंग रह गई। वह आगे बोला, मैं एक मिशन पर था जिसके लिए मुझे भिखारी बनना पड़ा। कई महीनों से मैं इसी काम में लगा था और अब मेरा मिशन पूरा हो गया है। उसने गंभीरता से कहा, लोगों के लिए मैं भिखारी था, लेकिन असल में मैं देश के लिए काम कर रहा था। वह सपना को देखता रहा और फिर प्यार से बोला, मैं तुम्हें यहाँ बिना किसी वजह के नहीं लाया था। सपना चुप रही। मैं चाहता हूँ कि अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करें। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम राजी हो? सपना ने कुछ नहीं कहा। बस उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। घर में बहुत खुशियां थी। सपना बहुत खुश थी। अर्जुन उसका बहुत ख्याल रखता था। समय बीतता गया और दोनों बहुत खुशी से रहने लगे। एक दिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज शहर घूमने चलते हैं। सपना तैयार हो गई। दोनों गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ निकल गए। सपना बाहर देख रही थी और अपनी नई जिंदगी को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने गाड़ी रोकी। चलो यहाँ कुछ खा लेते हैं। दोनों गाड़ी से उतरे। जैसे ही वह आगे बढ़े, सपना के कदम अचानक रुक गई। उसने देखा कि फुटपाथ के किनारे दो औरतें बैठी थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और वह भीख मांग रही थी। सपना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह पहचान गई, वह उसकी चाची और तब्बू थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। चाची, आप यहाँ? सुदेश ने सिर उठाया। पहले तो वह पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर सपना को देखकर हैरान रह गई। सपना, तुम? उनकी आवाज कांप रही थी। तुम जिंदा हो? सपना ने शांत स्वर में कहा, हाँ चाची, मैं सपना ही हूँ। फिर उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया, और आपने मुझे जिस जिस भिखारी को दिया था वो यही है।
यह सुनकर सुदेश रोने लगी। वह बोली, बेटी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब्बू भी सिर झुकाए बैठी थी। सपना कुछ पल चुप रही और फिर बोली, आपने जो किया वह माफी के लायक तो नहीं था, लेकिन मैं आपको माफ करती हूँ। उसने कुछ पैसे निकाले और उनके कटोरे में रख दिए, फिर वहां वहां से मुड़ गई। अर्जुन उसके साथ था। दोनों एक रेस्टोरेंट में चले गए। अर्जुन ने धीरे से पूछा, यह वही लोग हैं? सपना ने सिर हिलाया। हाँ वही है। सपना ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने अपने पुराने दुख को पीछे छोड़ दिया हो। और इस तरह उसकी जिंदगी एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ गई। इंसान जो दूसरों के साथ करता है वही एक दिन उसके सामने आता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आज की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।